प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जो है वो आज की तारीख में 35% वोट शेयर उनका असेंबली के चुनाव में है। लेकिन पिछले दिनों उनकी तरफ से जो बयान आया वो थोड़ा सा विपक्षी एकता को शायद नुकसान कर सकते, जब उन्होंने कहा था कि किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, और ये इस तरीके की बातें उन्होंने कही थी। तो आज जब नीतीश कुमार से अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है तो उससे क्या संदेश जाना चाहिए? क्या नीतीश कुमार उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको उसी तरीके से यूपी में सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा जिस तरीके से बिहार में हम और तेजस्वी यादव लेके चल रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव से नीतीश के साथ तेजस्वी का मिलना अपने आप में बहुत गौरतलब है। वो रिश्तेदारी भी है सैफई परिवार के साथ। और ये भी हम लोग लखनऊ में बैठ करके देख रहे हैं कि अखिलेश यादव ने बयान कुछ भी दिया हो, लेकिन उनकी नीतियां और जो चुनावी जो गठजोड़ है वो नीतीश के जरिए, या आप ये कहें कि पटना के जरिए ही बहुत कुछ तय हो रहा है। और इसको लेकर के अखिलेश यादव बहुत पहले मन बना चुके हैं और इसमें उनको बेनिफिट मिलते हुए दिख रहा है। वो भले ही आज अभी कांग्रेस पार्टी के लिए न तैयार हो, लेकिन ये बात हम लोग जानते हैं कि दिसंबर तक आते आते चीजें बहुत कुछ साफ हो जाएंगी और ये जो गठजोड़ है वो बनते हुए आपको दिखेगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि उत्तर प्रदेश ही वो गढ़ है जो बीजेपी का सबसे मजबूत है आज की तारीख में, अगर गुजरात के बात आप देखें। और उसकी वजह है कि जो विपक्षी एकता है वो फिलहाल होते हुए नहीं दिख रही है। उसमें सबसे कमजोर कड़ी बीएसपी की है। मायावती के पास नीतीश जी मिलने के लिए नहीं गए हैं, अभी तक तो कोई ऐसा संकेत नहीं आया है। जबकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर मायावती जी से कोई बात कर सकता है तो सिर्फ वो नीतीश कुमार हैं, क्योंकि उन्होंने खुद एक बार कहा था कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ रहा था, उस वक्त मानवर कांशीराम ने हमसे कहा कि आगे आप कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद हमने एक लंबा सफर तय किया। तो कांशीराम के साथ उनके जो रिश्ते रहे हैं वो हो सकता है कि मायावती के साथ भी वो इस गठजोड़ में कुछ वो काम कर सके। लेकिन उत्तर प्रदेश के हालात अभी भी बहुत ठीक नहीं है अखिलेश यादव के रहते हुए भी, क्योंकि अखिलेश यादव को जानबूझ करके बीजेपी सामने रखती है और ध्रुवीकरण करने में उसको बहुत आसानी होगी। लेकिन जो छत्रप है और जो छोटे छोटे दल हैं, चाहे वो प्रकाश राजभर हो या निषाद पार्टी हो, जो खास करके पूर्वांचल में जिनका एक अपना बड़ा जनाधार है और इसके अलावा समूचे उत्तर प्रदेश में वो प्रभावित करते हैं। इधर जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन एक महू में दृश्य हम लोगों ने सबने देखा कि जहां पे चंद्रशेखर के साथ जयंत चौधरी और अखिलेश है। लेकिन बाद में जो बात निकल करके आई कि इनमें भी अभी थोड़ा सा बिगड़ गया है मामला, मेयर चुनाव, ये नगर निकाय चुनाव को लेकर के। तो इसको कैसे नीतीश कुमार या अखिलेश यादव खुद जोड़े रख पाएंगे, ये भी एक चुनौती होगी विपक्ष के लिए। हाँ, ये जरूर है कि नीतीश कुमार के आने से उत्तर प्रदेश में जो 9 से 10% कुर्मी मतदाता है वो जरूर एकजुट होगा, अगर उसको ये लगता है कि नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। और उसके साथ फिर यादव है और जो मुस्लिम वोट है वो भी एकजुट होगा। मुझे लग रहा है कि जिस आइडियोलॉजिकल विपक्ष की बात हो रही है, मुझे अब एक चीज तो बहुत क्लियर हो गई है कि केवल सेकुलरिज्म के आधार पर यह गठजोड़ नहीं होने जा रहा है। इस सेकुलरिज्म के साथ साथ सोशल जस्टिस, माने ये भी उसमें एक बड़ा फैक्टर जुड़ा है। और अब मुझे लगता है कि चीजें बहुत कुछ साफ हो गई हैं। कांग्रेस ने भी अपने तय, चाहे वो उनका रायपुर का अधिवेशन हो या राहुल गांधी इधर जो लगातार बोल रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरह से पीएम को चिट्ठी लिख रहे हैं, जातीय जनगणना उसका वो सेंटर पॉइंट है। लेकिन राहुल गांधी उस बात को भी उठा रहे हैं कि केवल 7% सचिव स्तर के अधिकारी हैं एससी एसटी और ओबीसी के। माने नरेंद्र मोदी की सरकार में जो अन्याय हुआ है इन समुदायों पर, उस सवाल को भी उठा रहे हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि अगर इसमें कुछ मुद्दे आए उभर करके, जैसे बेरोजगारी और जो महंगाई का इशू है इस समय, उसमें कुछ बुनियादी चीजों को अगर उठाया जाए, मसलन एक उदाहरण मैं दूंगा कि मनरेगा के 29 करोड़ 70 लाख उसमें पंजीकृत हैं और आज की तारीख में 10 करोड़ भी लोगों को वो रोजगार नहीं मिल रहा है, 20 करोड़ अलग से युवा बेरोजगार हैं। इन सवालों को भी विपक्ष अगर एड्रेस करता है तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की ये पहल कामयाब हो सकती है और ये अभी फिलहाल दिख रहा है। प्रोफेसर रविकांत, क्या आप उत्तर प्रदेश के बारे में ये कह रहे हैं कि यहाँ जो सारी विपक्षी पार्टियां हैं, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें मायावती भी है, उसमें अखिलेश यादव भी हैं,
उसमें चंद्रशेखर आजाद भी हैं, उसमें जयंत चौधरी भी हैं। क्या ये सारे एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं? क्या कोई संभावना दिखती है? और अगर दिखती है तो कब तक हो सकता है या नहीं भी होगा? नहीं, संभावना बिल्कुल दिखती है और उसमें किसी ना किसी को पहल करनी होगी। नीतीश कुमार उसमें सबसे मुझे लगता है कि मजबूत व्यक्ति हैं, सबसे विश्वसनीय व्यक्ति हैं जो इन चीजों को जोड़ सकते हैं। जो थोड़े बहुत कन्फ्लिक्ट हुए हैं इनके बीच वो भी दूर हो सकते हैं और नीतीश कुमार हो सकता है कि ओम प्रकाश राजभर को भी लेकर के आए या मायावती से भी वो बात कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस, सपा, जयंत चौधरी इनको तो वो बहुत मजबूती के साथ जोड़ सकते हैं और जो कुर्मी वोटर है वो नीतीश कुमार के आने से जुड़ेगा तो ये मुझे लगता है विनिंग फैक्टर हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। अब इसके लिए जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी गोलबंदी करेगी, जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं उनके साथ। तो अभी एक और बड़ी मुझे लगता है जिम्मेदारी है नीतीश कुमार की, वो है अति पिछड़ी जातियों को जोड़ना और दलितों में भी मल्लिकार्जुन खड़गे को अगर कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा आगे करे तो जाहिर तौर पर दलित वोटों को अपने साथ वो जोड़ने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन बीजेपी जहां मजबूत है वो एक तो दलित वोटर है उनका और दूसरा अति पिछड़ी जातियां हैं और अगड़ी जातियां हैं। इसको कैसे नीतीश कुमार और उनकी राजनीति कैसे एड्रेस करेगी और कैसे उनको अपने साथ जोड़ने में कामयाब होगी। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अगर ये विपक्षी एकता बनती है और वो नैरेटिव तैयार होता है जो सेकुलर और सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स के आधार पर हो रहा है तो उसमें जो फ्लोटिंग वोटर है वो 10 से 20% तक चला जाता है। वो फ्लोटिंग वोटर इस विपक्षी एकता के साथ आ सकता है और इसका फायदा इनको मिलेगा। प्रोफेसर रविकांत, मैं प्रिया के पास जाने के पहले एक और सवाल आपसे, छोटा सवाल। वो सवाल इस बात को लेकर कि 2019 में हमने देखा कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी एकजुट हुई और बहुत सारे लोगों की उम्मीद थी कि ये गठबंधन जो है वो उत्तर लोकसभा चुनाव में डिसाइसिव भूमिका अदा कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को 62 सीटें मिली वहां पे और यह गठबंधन 15 सीटों पर आकर सिमट गया। ऐसे में अगर मायावती और अखिलेश यादव अगर साथ नहीं आते हैं तब तो पुराना इतिहास ही दोहराया जाएगा, ऐसा लग रहा। मायावती अगर ना भी आती हैं तो मुझे लगता है कि इस गठबंधन को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि मायावती के साथ जो अभी 13% दलित वोटर है उसमें अगर हम कुछ और जोड़ लें तो एक सर्वे आया है जिसमें माना गया है कि तकरीबन 7 से 8% दलित वोटर अभी उनके पास है, बहुत मजबूती के साथ है। तो वो वोटर अगर मायावती कमजोर होती है तो वो अखिलेश के साथ नहीं जा सकता है। आप अगर जमीनी हालात और बखूबी आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में 3 दशक में सपा और बसपा की राजनीति हुई है और वो खुल करके माने जाटव वर्सेस यादव राजनीति हुई है। पिछली बार जो गठबंधन हुआ उसमें मैथमेटिक्स तो दिख रहा था लेकिन केमिस्ट्री नहीं थी। जमीन पर वो चीजें नहीं थी कि वो यादव बीएसपी को वोट नहीं कर रहा था, जाटव सपा को वोट नहीं कर रहा था। तो जब तक केमिस्ट्री नहीं बनती है तब तक ये गठबंधन सफल नहीं हो सकता है और मायावती अगर अलग भी रहती हैं तो मुझे लगता है कि उससे विपक्षी जो गठजोड़ बनेगा उसको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि उसका फायदा ही होगा क्योंकि जो दलित वोट है वो मायावती के साथ जुड़ा रहेगा और बीजेपी की तरफ नहीं जाएगा। अदरवाइज होता वही है कि जैसे ही सपा लड़ाई में आती है वो दलित वोटर बीजेपी की तरफ चला जाता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।